आपने कभी सोचा है कि मामूली इंसान कब और कैसे दरिंदा बन जाता है? एक छत पर छुपा भूखा प्यासा शख्स बस एक पल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी है एक खौफनाक कातिल की, जिसने अपनी हवस और नफरत में सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अभी से लाइक करें और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करें। चलिए इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। देश की इंडस्ट्री का जाना माना नाम मोनिका घोड़े, नागपुर की एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में सफलता के नए आयाम छुए। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मोनिका फोटोग्राफी और परफ्यूम की दुनिया में एक चमकता सितारा बनकर उभरी। पढ़ाई लिखाई में होशियार मोनिका ने अपनी जिंदगी के हर कदम को बड़े ही सलीके से आगे बढ़ाया। उनके जीवन की शुरुआत एक खूबसूरत सपना की तरह थी। आसमान में ऊंचाई पर उड़ती चिड़िया की तरह नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सपनों की उड़ान डगमगाने लगी और फिर एक दिन वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गईं। मोनिका घोड़े, जो रिटायर्ड जज की बेटी थी, उसने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइन आर्ट से फोटोग्राफी में डिग्री हासिल की थी। फोटोग्राफी के प्रति उनका जुनून और इत्र की दुनिया में उनकी रुचि ने उन्हें एक नई दिशा दी। धीरे धीरे उन्होंने फोटोग्राफी और परफ्यूम की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। फिर उन्होंने मुंबई छोड़कर बेंगलुरु का रुख किया और उन्होंने अपने फोटोग्राफर दोस्त से शादी कर ली। साल 2004 में उनकी शादीशुदा जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई और साल 2009 के बाद दोनों अलग हो गए। उनके पति चेन्नई में रहने लगे। हालांकि 2 साल बाद 2011 में दोनों फिर से एक साथ आए और गोवा में रहने लगे, जहां मोनिका ने अपनी फोटोग्राफी और परफ्यूम की दुनिया को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कुछ ही सालों में मोनिका घोड़े का नाम इत्र और फोटोग्राफी की दुनिया में बड़े बड़े सितारों के साथ लिया जाने लगा। उन्हें साल 2016 में फोटोग्राफी के लिए एक प्रतिष्ठित अवार्ड मिला। इसके बाद उनके परफ्यूम के कारोबार ने उन्हें इंग्लैंड की धरती तक पहुंचा दिया। जल्द ही उनकी तस्वीर और कहानी दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर छपने लगी। लेकिन इसी चमक दमक के बीच साल 2015 में उनके पति का साथ छूट गया और वो फिर से अकेली हो गईं। मोनिका ने हिम्मत नहीं हारी और एमो नाम से एक परफ्यूम लैब की स्थापना की। उन्होंने अपने इत्र के व्यवसाय को और आगे बढ़ाया और 2016 में गोवा के संगोल्डा में एक नया घर ले लिया। अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। अक्टूबर 2016 की बात है। सुबह के लगभग 10 बजे होंगे। मोनिका की मेड हमेशा की तरह घर पर काम करने के लिए आई। उसने अपार्टमेंट की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा भी नहीं खुला। उसने सोचा कि शायद मोनिका किसी काम में व्यस्त होंगी, इसलिए उसने दोबारा डोरबेल बजाई, लेकिन इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। उसके मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने बेल को कई बार बजाया, जोर जोर से आवाज लगाई और दरवाजे को भी पीटा। अब वह घबरा गई थी। तुरंत उसने मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई आनंद घोड़े को फोन कर इस स्थिति के बारे में बताया। आनंद घोड़े ने भी अपनी बहन को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बेचैन हो गया और तुरंत मोनिका की एक पड़ोसन को फोन किया, जो पास वाले अपार्टमेंट में रहती थी और जिसके पास मोनिका की फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। आनंद के कहने पर वह महिला डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोल अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गई। उसने देखा कि मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई थी। उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। वह महिला तुरंत पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद फॉरेंसिक टीम और गोवा पुलिस मोनिका के अपार्टमेंट में पहुंच जाती है। जब पुलिस ने उनकी नब्ज चेक की तो पता चला कि मोनिका की मृत्यु हो चुकी थी। अब पुलिस ने कमरे की तलाशी शुरू की, लेकिन उन्हें कोई भी खास सुराग नहीं मिला। हैरत की बात यह थी कि अपार्टमेंट में कहीं से भी किसी के अंदर आने के सबूत नहीं थे। पुलिस को कमरे में अंडे के छिलके मिले, जिससे पता चला कि हत्या करने वाला व्यक्ति मोनिका का जान पहचान हो सकता था। पुलिस ने मोनिका के पर्स को भी चेक किया, लेकिन उसमें से केवल डेबिट कार्ड के बिल से मिले। पुलिस ने सोचा कि शायद सीसीटीवी कैमरा की मदद से कुछ सुराग मिल सकता है, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि उस सोसाइटी में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यानी हर जगह से पुलिस को निराशा ही हाथ लगी।
इसके बाद पुलिस ने समिति के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी मोनिका के फ्लैट में कोई संदिग्ध व्यक्ति आते जाते नहीं देखा। अब पुलिस ने इस केस में चोरी के एंगल से भी जांच की, लेकिन मोनिका के फ्लैट से ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं हुई जिससे यह साबित हो सके कि हत्या चोरी के लिए की गई थी। पुलिस अब इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब इस फ्लैट में कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया था तो हत्या करने वाला जरूर कोई मोनिका का जान पहचान का ही व्यक्ति था। अब जो भी व्यक्ति अंदर आया और मोनिका का मर्डर किया वह जरूर मोनिका का खास जानकार रहा होगा। पुलिस का सबसे पहले शक मोनिका के पति भरत पर जाता है, जो कि तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है और उनसे गहनता से सवाल करती है, लेकिन पूछताछ के दौरान ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता। इधर जैसे ही मोनिका की हत्या की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है। मोनिका एक जाना माना चेहरा थी और उन्हें बड़े बड़े लोग जानते थे, इसलिए जब भी कोई इस खबर को सुनता वह दंग रह जाता। मोनिका की पहचान के कारण पुलिस ने भी इस मामले में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और पूरे देश की मीडिया इस केस को कवर कर रही थी। पब्लिक ये जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर वो मिस्ट्री किलर कौन है। इतने में मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट में पता चलता है कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी और ये भी खुलासा होता है कि मौत से पहले मोनिका के साथ बलात्कार किया गया था। इसके बाद पुलिस इस बात की जांच पड़ताल करती है कि कहीं किसी आपसी रंजिश की वजह से तो ये कत्ल नहीं हुआ। मोनिका का व्यवहार सबके साथ अच्छा था, इसलिए पुलिस इस एंगल को भी नकार देती है। यानी कुल मिलाकर अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक से तफ्तीश के दौरान एक पुलिस वाले का माथा ठनकता है और उसे याद आता है कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी में उन्हें कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिला था। इसके बाद गोवा पुलिस उस डेबिट कार्ड के बिल को लेकर बैंक पहुंचती है और उस कार्ड के ट्रांजैक्शन की डिटेल निकलवाती है। ट्रांजैक्शन डिटेल से पता चलता है कि 6 अक्टूबर को सुबह करीब 6 बजे ही इस कार्ड को पूवम के एटीएम में इस्तेमाल किया गया था, जो कि सपना वैली से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद पुलिस बैंक कर्मचारियों से इस कार्ड पर नजर रखने को कहती है और फिर पूवम के उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू करती है। यहाँ से पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में वह व्यक्ति दिखाई देता है जिसने एटीएम से उस कार्ड से पैसे निकाले थे। उसकी तस्वीर एटीएम के कैमरे में कैद हो जाती है। पुलिस उस तस्वीर को लेकर एक बार फिर सपना राज वैली पहुंचती है। जैसे ही ये तस्वीर उन्हें दिखाई जाती है, वह तुरंत उसे पहचान लेते हैं। सोसाइटी वाले बताते हैं कि इस लड़के का नाम राजकुमार है और वह पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन चोरी के इल्जाम में करीब 2.5 महीने पहले ही उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। ये गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और चेहरा था। पुलिस ने राजकुमार की कुंडली खंगाली तो पता चला कि 21 वर्षीय राजकुमार पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है और उसके ऊपर पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके थे। पुलिस को राजकुमार के बारे में सारी जानकारी मिल गई थी, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे पकड़ा कैसे जाए। इसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार को पकड़ने के लिए उसके डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार करती है। कुछ ही वक्त बीतता है और फिर एक दिन अचानक पुलिस को पता चलता है कि अभी अभी बेंगलुरु के एक एटीएम से इस कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ पैसे निकाले गए हैं। गोवा पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करती है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस तुरंत वहां पहुंचकर उस एटीएम की फोटो चेक करती है। उस फोटो में भी राजकुमार का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस राजकुमार की फोटो लेकर उस एटीएम के आसपास बने सभी होटल और लॉज में पूछताछ करती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर राजकुमार की तस्वीर दिखाती है तो वहां के कर्मचारी उसे पहचान लेते हैं और बताते हैं कि इस शक्ल का एक लड़का हमारे होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन वो अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। फिर पुलिस वहीं रिसेप्शन पर राजकुमार के आने का इंतजार करती है। सभी पुलिस वाले सादी वर्दी में थे ताकि राजकुमार को कोई शक ना हो और वो फरार ना हो जाए। थोड़ी देर बाद जैसे ही राजकुमार रिसेप्शन पर पहुंचता है,
पुलिस वाले उसे तुरंत पहचान लेते हैं और उसे वहीं दबोच लेते हैं। इस तरह मोनिका घोड़े की हत्या के मात्र 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलुरु के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उससे उसका नाम पूछा जाता है और वह बताता है राजकुमार। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस गोवा पुलिस से संपर्क करती है और फिर पुलिस बेंगलुरु पहुंचकर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा लाती है। फिर राजकुमार से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है और थोड़ी देर बाद ही राजकुमार अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है। जब पुलिस उससे ये पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो राजकुमार एक चौंकाने वाली कहानी सुनाता है। पुलिस वालों को इस नफरत और हवस की कहानी सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मोनिका घोड़े मुंबई के रिटायर्ड जज रमेश घोड़े की बेटी थी। पहले वह एक फोटोग्राफर के रूप में काम करती थी, लेकिन बाद में उसने परफ्यूम पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और जल्द ही एक सफल परफ्यूम एक्सपर्ट बन गई। यह घटना साल 2016 की है। उसी साल मोनिका ने गोवा की राजधानी पणजी के पास संगोल्डा में सपना राज वैली नाम की सोसाइटी में 3 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया। हालांकि मोनिका की शादी हो चुकी थी, लेकिन पति से कुछ विवादों के कारण वह पिछले 1 साल से अकेली रह रही थी। वह अपने परफ्यूम के बिजनेस को भी अकेले ही संभाल रही थी और इस प्रोफेशन के कारण सोसाइटी में काफी मशहूर भी थी। बड़े बड़े लोगों के साथ उनके संबंध थे। 4 महीने पहले यानी 2016 में 39 वर्षीय मोनिका ने अपने परफ्यूम के बिजनेस को और बढ़ाने के लिए गोवा शिफ्ट होने का फैसला किया। 7 जून 2016 को मोनिका सपना राज वैली समिट में फ्लैट देखने के लिए पहुंची। समिट के गेट पर उन्हें सिक्योरिटी राजकुमार मिला। समिट के मैनेजमेंट स्टाफ ने राजकुमार को पहले ही बताया था कि एक महिला फ्लैट देखने आएगी तो उसे फ्लैट दिखाने की जिम्मेदारी उसकी है। जब मोनिका पहुंची तो राजकुमार ने उसे फ्लैट दिखाया। फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहां से चली गई। हालांकि उसी दौरान राजकुमार मोनिका पर फिदा हो गया। उसके दिल दिमाग पर मोनिका का चेहरा बस गया। 4-5 दिन बाद मोनिका फिर से सोसाइटी में अपने सामान के साथ पहुंची। राजकुमार ने गेट खोला और देखा कि वही महिला मोनिका घोड़े फ्लैट किराए पर ले चुकी है। राजकुमार को ये जानकर मन ही मन बहुत खुशी हुई थी। उसने कुछ लोगों की मदद से मोनिका का सामान उनके फ्लैट में रखवा दिया। इन 4-5 दिनों में राजकुमार लगातार मोनिका के बारे में ही सोचता रहा। अब मोनिका से मिलने और उसे देखने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगा, लेकिन क्योंकि वह एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए उसे मोनिका को देखने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। एक दिन राजकुमार ने मैनेजमेंट स्टाफ से बात की और कहा कि वह अपनी ड्यूटी के बाद समिट के कुछ लोगों की गाड़ियों की धुलाई और सफाई का काम भी करना चाहता है। मैनेजमेंट ने उसकी बात को मान लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और राजकुमार को भी थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन राजकुमार के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद वह सीधा मोनिका के फ्लैट पर चला गया और उससे कहा कि वह अब उसकी गाड़ी भी साफ करेगा। मोनिका ने भी उसे अपनी गाड़ी साफ करने की इजाजत दे दी। अब राजकुमार मोनिका की गाड़ी साफ करने के बहाने उसके फ्लैट में भी आने जाने लगा। इसी बहाने से वह उसकी झलक भी देख लेता था। लेकिन इसी गाड़ी की सफाई के चलते एक दिन राजकुमार की नौकरी चली गई। हुआ यूं कि मोनिका की गाड़ी से एक छाता गायब हो गया। मोनिका ने राजकुमार से इस बारे में पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद मोनिका ने समिट के मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की और कहा कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही लोगों का सामान गायब होता रहा तो समिट की बहुत बदनामी होगी। मैनेजमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और छानबीन शुरू कर दी। पता चला कि मोनिका के अलावा सिर्फ राजकुमार ही उस गाड़ी को साफ करने के लिए खोलता था। इसके बाद राजकुमार के गार्ड रूम की तलाशी ली गई और वहां से मोनिका का छाता बरामद हुआ। पहले भी सोसाइटी में लोगों के सामान चोरी होने की बातें सामने आई थी। छाता मिलने के बाद शक सीधा राजकुमार पर गया। 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के आरोप में नौकरी से और समिट से निकाल दिया गया। इस घटना ने राजकुमार के मन में मोनिका के प्रति गहरी नफरत और गुस्सा भर दिया। उसने राजकुमार को नौकरी से निकलवाया था और इसी कारण राजकुमार के अंदर बदले की भावना पैदा हो गई थी। इसके बाद वह गोवा छोड़कर चला गया और कुछ समय तक पांडा इलाके में मजदूरी करता रहा।
इसी बीच वह 2 बार मोनिका से मिला और उससे चोरी की शिकायत वापस लेने को कहा, लेकिन मोनिका ने साफ मना कर दिया। कुछ दिन मजदूरी करने के बाद राजकुमार गोवा छोड़कर चेन्नई चला गया। फिर मुंबई और पुणे में मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन जब उसे कहीं भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह 2 अक्टूबर 2016 को वापस गोवा लौट आया। लेकिन इस बार वह अपने मन में कुछ ठान कर आया था। उसके मन में अभी भी वही नफरत थी। 3 अक्टूबर 2016 को राजकुमार फिर से सपना राज वैली समिट में पहुंचा, जहां वह पहले नौकरी करता था और जहां मोनिका का फ्लैट था। राजकुमार समिट के अंदर चला गया और सीधा मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि मोनिका की कार वहां नहीं थी। इसका मतलब था कि मोनिका घर पर नहीं थी। राजकुमार ने वहां से जाने की बजाय वहीं रुककर मोनिका के आने का इंतजार करने का फैसला किया। पकड़े जाने के डर से वह समिट की छत पर चला गया। वह पहले वहां काम कर चुका था, इसलिए उसे सारे रास्तों के बारे में पता था। छत पर कोई आता जाता भी नहीं था, यानी वह छत अक्सर खाली रहती थी। अब वह छत पर रहकर मोनिका के आने का इंतजार करने लगा। बीच बीच में वह कई बार छत से नीचे आता और मोनिका की कार को देखने जाता। 3 अक्टूबर का पूरा दिन बीत गया, लेकिन मोनिका की कार नहीं आई। फिर 4 अक्टूबर आया, लेकिन मोनिका की कार फिर भी नहीं आई और 5 अक्टूबर की सुबह राजकुमार एक बार फिर से नीचे आया और देखा कि मोनिका की गाड़ी पार्किंग में खड़ी है। इसका मतलब था कि मोनिका घर पर आ चुकी थी। इसके बाद राजकुमार फिर से छत पर वापस चला गया और अंधेरा होने का इंतजार करने लगा। शाम करीब 6:30 बजे वह नीचे आया और मोनिका के फ्लैट की डोरबेल बजाई। मोनिका अंदर से पूछती है कौन है, तो वह अपने आप को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है। मोनिका दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है राजकुमार उसे जोर से धक्का देकर उसके फ्लैट के अंदर जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मोनिका को कुछ समझ में आता उससे पहले ही राजकुमार ने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया था। वह मोनिका से कहता है, अगर तुमने जरा सी भी शोर किया तो मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगा। लेकिन मोनिका फिर भी जोर से चिल्लाने लगती है। राजकुमार जल्दी से अपने हाथ से उसका मुंह दबाता है और उसे बाथरूम में खींच ले जाता है। फिर मोनिका को डरा धमकाकर उस पर कंट्रोल करता है। इसके बाद वह चाकू के जोर पर मोनिका को बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। राजकुमार पहले उसके दोनों हाथों को बेड से पीछे बांध देता है और फिर उनके दोनों पैरों को भी बेड से बांध देता है। बाद में वह चाकू से डराकर मोनिका से पैसे मांगता है। मोनिका बहुत डर जाती है और कहती है पर्स में जितने भी पैसे हैं वह सब ले लो। राजकुमार पर्स को खोलकर देखता है तो उसमें से करीब 4,000 रुपए निकलते हैं, लेकिन उसके लिए 4,000 रुपए बहुत कम थे। वह और पैसे मांगता है तो मोनिका कहती है, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मेरे पर्स में डेबिट कार्ड है, तुम उसे ले लो और एटीएम से पैसे निकाल लेना। लेकिन राजकुमार को डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था तो मोनिका उसे पैसे निकालने का तरीका भी बताती है। वह उसे पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार यहाँ से चला जाएगा, लेकिन राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर वहां से उठता है और मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूस देता है। उसके बाद पैर बांधने और मुंह में कपड़ा ठूसने के बाद जब उसे यकीन हो जाता है कि मोनिका अब कुछ नहीं कर सकती तो वो बड़े इत्मीनान से वहां से उठता है और किचन में जाता है। वह फ्रिज से पानी निकालकर पीता है, फिर वहां से अंडे निकालकर उन्हें उबालता है और बड़े आराम से बैठकर खाता है। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उस फ्लैट में अकेली रहती है। इसके बाद वह फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाता है। यानी 2 दिन से छत पर भूखा प्यासा रहकर वह अपनी सारी भूख मिटाता है। इन सब कामों में रात के 12 बज चुके थे। जब उसकी भूख प्यास मिट गई तो वह फिर से मोनिका के पास आता है। वह मोनिका का फोन उठाता है, लेकिन उसमें स्क्रीन लॉक लगा था। वह फिर से चाकू की नोक पर उसका पासवर्ड पूछता है तो मोनिका डर के मारे उसको अपना पासवर्ड बता देती है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के मोबाइल में अश्लील वेबसाइट खोलता है और जबरदस्ती उसे 3 अश्लील वीडियो क्लिप दिखाता है। लेकिन अब मोनिका पूरी तरह से बेसुध हो चुकी थी और उसे लगने लगा था कि राजकुमार उसे छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद राजकुमार मोनिका के दोनों पैर खोल देता है और कमर से नीचे के सारे कपड़े उतार देता है।
फिर वह अपनी हवस को पूरा करता है जो उसके दिमाग में पहले ही दिन से चल रही थी। यानी जब उसने मोनिका को देखा था, फिर वह मोनिका के साथ बलात्कार करता है। अपनी हवस को पूरी करने में उसे रात के करीब 2 बज चुके थे। यानी लगभग 4 घंटे से वह मोनिका के कमरे में था। जब उसका मन भर गया और उसे होश आया तो वह पहली बार घबराया। उसे पता था कि मोनिका उसे अच्छी तरह से जानती है और अगर उसने यह बात पुलिस को बताई तो वह पकड़ा जाएगा। इसके बाद राजकुमार बेड पर पड़े एक तकिए को उठाकर मोनिका का मुंह दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि मोनिका की मौत नहीं हो जाती। फिर वह आराम से वहां से उठता है और बाथरूम में जाकर शेव करता है और नहाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2016 की सुबह 3:30 बजे वह चोरी छिपे वहां से निकल गया। सुबह 6 बजे एटीएम से पैसे निकालने के बाद वह बेंगलुरु पहुंच गया, जहां से उसे बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तरह से उसने हवस और नफरत की आग में जलकर इस हत्या और बलात्कार का अंजाम दिया था, उसे सुनकर वहां पर मौजूद सारे पुलिस वाले भी दंग रह गए। कुछ समय के लिए वह गुमसुम से बैठे रहे। इसके बाद गोवा पुलिस राजकुमार के खिलाफ सारे सबूत को इकट्ठा करती है और आईपीसी की धारा 302, हत्या 376, बलात्कार और 392 रोबरी की धाराएं लगाकर 6 जनवरी 2017 को राजकुमार के खिलाफ कोर्ट में 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। राजकुमार को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ये केस अभी भी लोअर कोर्ट में चल रहा है और इस केस का फैसला आना अभी बाकी है। इस तरह एक सनकी कातिल अपनी सनक में 48 घंटों से ज्यादा भूखा प्यासा छत पर छिपा रहा और फिर एक तरफा प्यार और नफरत में हवस बने राजकुमार ने फिल्म एक्सपर्ट मोनिका घोड़े की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, वैसे तो अपराधी को सजा देने का काम अदालत का होता है और राजकुमार को भी वही सजा मिलेगी जो हमारी अदालत द्वारा तय की जाएगी। लेकिन आपके अनुसार राजकुमार को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस कहानी ने अंदर तक झकझोर दिया है तो सोचिए इस सच को जानने का हक सबको है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस खौफनाक सच्चाई से वाकिफ हो सकें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।